मेरी शादी से पहले मेरे शौहर की 3 बीवियां ये कहकर चली गईं कि इनके ससुर इनके साथ गलत काम करते हैं। चौथी शादी मेरे साथ हुई थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी खुश रखना, नहीं तो तुम्हें भी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। सर पर आसमान तो तब गिरा जब सुहाग रात को ही कमरे में मेरे ससुर भी आ गए। और फिर मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। अब मैं उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं और बालों में चांदनी उतर जाती है। इसके बाद तो लोग औरत को बेकार समझने लगते हैं। बस मैं भी इसी उम्र में थी। अब मैं किसी भी रिश्ते को कबूल करने के बारे में सोच रही थी। फिर एक दिन तो हद होगी, मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। उम्र में तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा है, लेकिन इससे पहले इसकी 3 बार तलाक हो चुकी है। इसकी 3 बीवियां इसे छोड़कर जा चुकी हैं। माँ की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में भी कपकपी शुरू हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगी जिसकी 3 बार शादी हो चुकी है और एक भी बीवी उसके पास नहीं रुकी। भला जिसकी 3 बार तलाक हुई हो वो किसी लड़की को खुश कैसे रखेगा? उसे तो तलाक देने की आदत पड़ गई होगी। लेकिन फिर मेरी माँ ने अगली ही पल एक अजीब बात कही, तुम पूछोगी नहीं तलाक होने के पीछे क्या वजह थी? मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी माँ की तरफ देखने लगी। मेरी माँ खुद ही बताने लगी कि बेटा लड़का एक ही है, इसके घर में ना माँ है ना बहन है, बस एक बूढ़ा बाप है और इसकी उम्र 70 साल है। इस बेचारे ने हमेशा अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचा, लेकिन जब भी कोई लड़की इस घर में आती है और तलाक लेकर चली जाती है, इस बूढ़े पर तरस आता है। इस बेचारे बूढ़े की अब जिंदगी कितनी रह गई है। इसका बेटा भी क्या करे, अपनी माँ और बहनों को खोने के बाद बाप के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। बस इसी वजह से जब उसकी बीवियां उसके बाप पर इल्जाम लगाती हैं तो वो इन्हें तलाक देकर घर से निकाल देता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम इसके बाप को भी संभाल लो, इसकी खिदमत करो, इसका दिल जीत लो, फिर कभी भी कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। और वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने अपने पापा का भी कितना ख्याल रखा है। मुझे लगता है अगर तुम इस आदमी को अपने बाप की तरह समझो, इसकी खूब खिदमत करो, तो तुम एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार सकती हो। वरना बेटी अब तो तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं आता। माँ की बात ने मुझे चौंका दिया था, साथ ही साथ मैं मायूस भी हो गई थी। किसी का बाप इतनी ज्यादा तलाकों की वजह कैसे बन सकता है? ये इल्जाम सास के ऊपर होता तो एक बार मान भी लेती, लेकिन ससुर वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा हो सकता है आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त कम होती है, तो इस बेचारे बूढ़े को देखकर परेशान हो जाती होंगी। घर में इस बूढ़े के अलावा कोई और था भी तो नहीं? हो सकता है छोटी सी बात का पतंगर बन जाता हो और बात तलाक तक जा पहुंची हो। लेकिन मैं बात को जितना छोटा समझ रही थी वो इतनी छोटी हरगिज नहीं थी। मुझे क्या पता था कि मैं आग के दरिया में छलांग लगाने जा रही हूँ, जिससे मुझे अपने आप को भी बचाना होगा और अपने घर को भी। मेरी अभी तक शादी ना होने के पीछे 2 वजह थी। एक तो हम लोग गरीब थे, भर भर के जहेज देकर लड़के वालों का मुंह बंद नहीं कर सकते थे, और दूसरा मैं मामूली शक्ल व सूरत की लड़की थी। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। रंग सांवला था लेकिन मेरे नए नक्श बहुत ही तीखे थे। बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची लंबी नाक, लंबे काले बाल जो मेरी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देते थे। लेकिन वही बात कि लड़की गोरी होनी चाहिए, बस इसी को वजह बनाकर मेरे रिश्ते वाले इनकार कर जाते थे। खैर मैंने अपने होने वाले शौहर से मिलने की ख्वाहिश अपनी माँ के सामने जाहिर की। मैंने माँ से कहा कि कम से कम एक बार लड़के से मिल तो लूं। इस लड़के से मिलने के बाद मैं एक बार इसको जानना चाहती थी कि आखिर पता तो चले कि वो अच्छे इंसान है या नहीं, मैं इसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ या नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली कि नहीं बेटी, इसका बाप नहीं मानेगा। इसका बाप अपने बेटे के बारे में बहुत हसास है। अगर तुझे लड़के से मिलना ही है तो कल लड़का और लड़के का बाप दोनों आ रहे हैं, तुझे कोई भी बात करनी है तो उसी वक्त कर लेना, लेकिन मैं तुझे ये इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी कि तू अकेले में लड़के से मिले। और भला मैं कैसे अपने मुंह से लड़के के बाप से कह दूं कि मेरी लड़की तुम्हारे लड़के से अकेले में मिलना चाहती है? ये बातें लड़के कहते ठीक लगते हैं लेकिन लड़कियां ठीक नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ लड़के लड़कियों में पर्दा पहले जमाने में किया जाता था, अब लड़का और लड़की बराबर के हकदार हैं। दोनों को हक है कि वो अपने पसंद का जीवन साथी चुने। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर शाम को 7 बजे आ गए थे। मैं लड़के के बाप को देखकर दंग रह गई थी, जिसे मेरी माँ ने 70 साल का बूढ़ा कहा था। वो तो 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी लगता था। ऐसा लगता था कि बाप बेटा नहीं, दोनों छोटे और बड़े भाई हैं। वो बूढ़ा आदमी जो कि मुझे बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं लग रहा था, बहुत ही शातिराना नजरों से हमारे पूरे घर का जायजा लेने में लगा हुआ था। उसका बेटा कम और वो ज्यादा नजरें घुमा
घुमाकर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि रिश्ता उसी के साथ हो रहा हो। अब मैं तो कुछ इतराज कर नहीं सकती थी, वरना मेरी माँ कहती कि तुम्हें हर वक्त नखरे ही सोचते हैं। जाते हुए मेरे ससुर ने मेरी गोद में 20,000 रख दिए। मुझे अपने ससुर की हरकत बहुत अजीब लगी। मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें आकर ले जाऊंगा। इसको बीवी की जरूरत है और मैं भी घर में अकेला बोर होता हूँ। वो आदमी बहुत ही सलीके से बात कर रहा था, लगता नहीं था कि कोई इसकी वजह से तलाक ले सकता है। वो भी एक ऐसे इंसान से जो दिखने में बहुत ही हैंडसम था और अमीर भी बहुत था। खैर, मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अगर इस बूढ़े ने मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। मेरी माँ कहने लगी, तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि इनकी इज्जत अपने बाप की तरह करना, आजकल की लड़कियों की तरह जुबान मत चलाना जो बात बात पर नाराज हो जाती है बिना किसी ठोस वजह के। अगर अपने ससुर से लड़ाई करोगी और घर छोड़कर यहाँ आई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हैं। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की। अपनी माँ की इतनी खतरनाक नसीहत सुनकर मेरा दिल कांप गया और माँ की नसीहत सुनकर मैं खामोश हो गई। लेकिन अगले ही दिन मेरी एक दोस्त मारिया ने जो बात बताई, जिसे सुनकर मेरे कानों से धुएं निकलने लगा। मारिया कहने लगी, मैं इन लोगों को जानती हूँ, इन लोगों के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो अच्छी नहीं है। मैंने सुना है कि ये कोई फ्रॉड किस्म के लोग हैं और लड़के का बाप तो बहुत ही अयाश किस्म का है। मैंने मारिया से पूछा, लेकिन तुमने इन लोगों को कब देखा? कहने लगी, जब वो कल तुम्हारे घर से निकल रहे थे तो उस वक्त मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तभी मैंने इन्हें देखा। मैं तो इन्हें देखते ही पहचान गई थी कि ये वही लड़का है जो अपनी 3 बीवियों को तलाक दे चुका है। मारिया की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा होने वाला शौहर अपनी 3 तलाक होने की वजह से पहचाना जाता है। मारिया फिर बोली, और मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे होने वाले शौहर की तलाक तुम्हारे ससुर की वजह से हुई है। मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने मारिया से कहा, तुम्हें ये पता है कि मेरे होने वाले शौहर की 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है? मारिया कहने लगी, मैं पता करके बताऊंगी, लेकिन जरूर ये बुढ़ा ठरकी है, जरूर कुछ ऐसी गलत हरकतें करता होगा कि इसकी तीनों बहू तलाक लेकर चली जाती हैं। वरना तुम खुद सोचो, घर में सिर्फ ये बुढ़ा और इसका बेटा होता है। अब अपने बेटे की शादी करवाने में लगा हुआ है। हालांकि बुढ़ा बुढ़ा तो लगता ही नहीं, खुद भी जवान लगता है। चाहे तो वो आज अपनी शादी भी कर सकता है। इसके भी तो कुछ अरमान होंगे, दिखने में अच्छा भला जवान लगता है। मारिया की बात सुनकर मेरे दिमाग में नई उलझन पैदा हो गई थी। जरूर कुछ गड़बड़ है जिसे मेरी माँ मुझसे छुपा रही है, और वो मेरे होने वाले ससुर और मेरे होने वाले शौहर भी जरूर एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रही हैं। ये बातें मैंने अपनी माँ से कही तो मेरी माँ कहने लगी, खुदा से डरो लड़कियों, बुढ़ापा तुम पर भी आना है, तुम्हारे माँ बाप पर भी आना है। बुढ़ापे की वजह से तुम किसी से नफरत करने लगो। हमारे जमाने की लड़कियां बहुत ज्यादा समझदार हुआ करती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों के पास तो अक्ल ही नहीं है। छोटी सी बात पर ही अपना घर बिगाड़ कर बैठ जाती है। मेरी माँ ने मारिया को भी डांट दिया। जब मेरी माँ चली गई तो मारिया कहने लगी, अच्छा सुन आयशा, ऐसा कर तो अपने शौहर से ही बात क्यों नहीं कर लेती? सारी बातें शादी से पहले क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अपने शौहर से कम पूछ तो सही कि इसकी पहले 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। मैंने मारिया को बताया कि मेरी माँ ने इस बारे में साफ मना कर दिया है कि मैं शादी से पहले लड़के से नहीं मिल सकती। मारिया ने कहा, फिर ऐसा कर, शादी की पहली रात ही सब कुछ क्लियर कर लेना। पूरी जिंदगी तुझे इस लड़के के साथ गुजारनी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते खत्म करके अपने घर चली आना। पूरी जिंदगी इस जहानुम में गुजारने से अच्छा है कि थोड़ी सी बदनामी उठा ले। मारिया की बात सुनकर मुझे डर लगने लगा था। अब तो मैं शादी के लिए भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि कार्ड भी छप चुके थे। वैसे तो बहुत ही छोटा सा फंक्शन होकर शादी हो जाना थी। माँ ने बहुत ही खास रिश्तेदारों को बुलाया था। बहुत ही सादगी से शादी हुई थी, लेकिन खबर तो फिर भी सबको हो गई थी कि आयशा की शादी हो रही है, और एक ऐसे इंसान से हो रही है जो अपनी 3 बीवियों को छोड़ चुका है, वो भी अपने बूढ़े बाप की वजह से। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मेरे घर को बचाए रखना, मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने शौहर का दिल जीत सकूं और मेरी तलाक ना हो। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली आई। शादी की पहली रात उमर जब मेरे पास आए तो कहने लगे, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। तुमसे पहले मैंने 3 लड़कियों को तलाक दिया है। ये बात तो तुम्हें जरूर पता होगी, लेकिन जिस वजह से मैंने इन 3 लड़कियों को तलाक दिया है, मैं चाहूंगा कि वो वजह तुम पैदा ना करो। अपने शौहर की बात सुनकर मैं डर गई और बोली, आखिर आपने इन 3 लड़कियों को तलाक क्यों दी? मेरी बात सुनकर उमर के चेहरे पर दुख उभर आया। कहने लगे, क्योंकि इन तीनों लड़कियों ने मेरे बाप के साथ, इससे आगे उमर कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़ी देर बाद वो बोले, छोड़ो इस बात को। मैंने अपने शौहर उमर से कहा, लेकिन मुझे कम से कम बताओ तो सही कि तुम्हारी तीनों बीवियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी? अगर मुझे पहले
से ये सब पता होगा तो मैं वो गलती नहीं करूंगी जो तुम्हारी तीनों बीवियों ने की। मेरी बात सुनकर उमर बोले, हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन 4 दिन तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। 4 दिन तक मैं तुम्हारे तौर तरीके और तुम्हारा रहन सहन देखना चाहता हूँ। और मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, जी कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई खुशी नहीं? उमर बोले, देखो एक बात हमेशा याद रखना, मुझे हर वक्त गिले शिकवे करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहो। रोज रोज की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इंसान जिससे शादी करता है उसे मोहब्बत तो हो ही जाती है। मैं मोहब्बत में यकीन रखता हूँ। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें पूरी इज्जत और मोहब्बत दूंगा, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना, मेरे पापा पर किसी भी तरह का कोई इल्जाम मत लगाना। मेरे पापा पर उंगली उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना कि अब से पहले जो 3 लड़कियां मेरी जिंदगी से गई हैं वो इसी वजह से नहीं है कि उन्होंने मेरे पापा पर उंगली उठाई थी। हालांकि वो लड़कियां तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उमर की बात सुनकर मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उमर, आप कैसी बातें कर रही हैं? भला शादी की पहली रात ऐसी बातें कौन करता है? मेरे शौहर मेरे पास बैठे और बोले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि होशियार रहना, मेरे पापा की इज्जत करना और पापा के खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। तुमसे पहले अपनी तीनों बीवियों को ये बात मैंने इतनी साफ तौर पर नहीं समझाई थी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ही साफ तौर पर ही ये बात समझा रहा हूँ कि मैं अपने पापा के खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुनूंगा। आज तक मेरा घर नहीं बस पाया, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बस अपने पापा को खुश रखना चाहता हूँ और तुम भी मेरे पापा को खुश रखना। मेरे पापा बहुत ही सीधे साधे हैं। इनकी खिदमत करोगी, इनके साथ अच्छे से रहोगी तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। एक बात और याद रखना, मेरे पापा के पास इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, अगर तुम मेरे पापा को खुश रखोगी तो मेरे पापा तुम्हें खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को खुश रखेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान की गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी 7 नस्लें बैठ के खाएंगी तब भी पैसे खत्म नहीं होंगे। इतना पैसा है मेरे पापा के पास, बस मेरे पापा को खुश रखना। उमर की बात अब कुछ कुछ मेरे दिमाग में आने लगी थी। अगर मैं अपने ससुर को खुश रखती, इनकी खिदमत करती तो मेरी छोटी बहन भाइयों की जिंदगी भी संवर जाती। मेरे माँ बाप जो अब तक छोटी छोटी खुशियों को तरसते रहते थे, इनकी भी जिंदगी में खुशियां बहार बनकर आ जाती और कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस एक काम करना था कि मैंने अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा देना था। मैंने उमर को यकीन दिलाया कि मेरी तरफ से आपके पापा को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर उमर खुश हो गए। उन्होंने मेरी उंगली में सोने की एक अंगूठी पहना दी। इतनी बड़ी सोने की अंगूठी देखकर मैं तो दंग रह गई। उमर बोले, आयशा तुम्हें पता है कि मुझे ये अंगूठी किसने लेकर दी है? मैंने नाम में सर हिला दिया तो उमर बोले कि मुझे मेरे पापा ने लेकर दी है कि दुल्हन को पहली रात में पहनाना। इससे पहले भी 3 बार मेरे पापा ने ही अंगूठी लेकर मुझे दी थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने वो अंगूठी इन लड़कियों से वापस नहीं ली। बल्कि तलाक के बाद भी इन्हें इतना पैसा दिया, वो चाहे तो जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकती हैं। हमने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया, ये बात मेरा खुदा जानता है, लेकिन हमारा समाज ऐसे मामलों में औरतों का ही साथ देता है क्योंकि औरतें मासूम और मजलूम होती हैं। हालांकि मेरी तीनों बीवियां बिल्कुल भी मासूम नहीं थी। इन्होंने मेरे पापा पर इतना गंदा इल्जाम लगाया था कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शौहर की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई और वैसे भी वो अपनी पहली तीनों बीवियों की बुराई कर रहे थे। मुझे कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, बल्कि खुशी हुई थी कि इन्हें अपनी पुरानी बीवी में से किसी के भी साथ हमदर्दी या प्यार नहीं था। मैंने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं अपने शौहर की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की खूब खिदमत करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर अंदर कमरे में बिना दस्तक दिए हुए चले आए। मेरे ससुर के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दूध के 2 गिलास रखे हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा अपने ससुर की हरकत पर, लेकिन उमर जल्दी से उठकर खड़े हो गए और बोले, पापा आपने क्यों परेशानी उठाई? आप मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाता। मेरे शौहर मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये दूध तुम दोनों जरूर पी लेना, सोने से पहले दूध पियोगे तो सारी थकान उतर जाएगी। उमर बोले, थैंक यू पापा, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, खुदा आपका साया हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। ऐसा कहकर उमर ने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया और एक गिलास पकड़ लिया। मेरे ससुर चले गए। उमर ने गेट बंद किया और अपना दूध खिड़की से नीचे गिरा दिया। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मैंने पूछा, आपने दूध क्यों फेंक दिया? तो उमर कहने लगे, असल में मुझे दूध पसंद नहीं है, दूध पीने से मेरा जी घबराने लगता है, लेकिन जब पापा मुझे दूध पीने के लिए देते हैं तो मैं पापा का दिल रखने के लिए दूध तो ले लेता हूँ, लेकिन इसे पीता नहीं हूँ। खिड़की के नीचे कटोरा रखा हुआ है, मैं इसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर इस दूध को पी जाती है। तुम टेंशन मत लो, तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उमर की बात सुनकर मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कई बार पूछा, लेकिन उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं भी चुप हो गई। आज हमारी सुहाग रात थी और मैं बिना किसी वजह के उमर का मूड खराब करना नहीं चाहती थी। उमर ने पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश
में लिपेटा रखा। ये सोचकर मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई कि उमर जैसे प्यार करने वाले शोहर को छोड़कर आखिर वो तीनों लड़कियां क्यों चली गई थी। सुबह मेरी आंख खुली तो उमर बिस्तर पर नहीं थे, शायद बाथरूम में थे क्योंकि पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी भी नहीं थी कि तभी मेरे ससुर दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं नाइटी में थी। मैंने जल्दी से पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर डाल लिया। मुझे अपने ससुर की हरकत पसंद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। एक रात की दुल्हन थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी, और दूसरी बात वो मेरे शोहर का बाप था और उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे बाप को कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। सो मैं चुप रही। मेरे ससुर आगे बढ़े और उन्होंने मेरे सर पर एक लाल रंग का दुपट्टा डाल दिया और बोले, बेटे ये दुपट्टा बहुत किस्मत वाला है, शादी का पहला दिन तुम इसे पहन कर रखना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं होगा। मैंने अपनी और बहुओं को भी सुबह सुबह दुपट्टा दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया था और ये दुपट्टा लेने से मना कर दिया था। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे बहुत ही सुलझी हुई बच्ची लगती हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरे बेटे को सच्ची खुशी दोगी। ऐसा कहकर मेरे ससुर ने मेरे माथे को चूम लिया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। हालांकि जब भी एक बाप अपनी बेटी को प्यार करता है तो इसके माथे को चूम कर ही इसे प्यार करता है और दुआ देता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपने ससुर का मुझे इस तरह चूमना पसंद नहीं आया। इतनी देर में उमर बाहर आ गई। अपने पापा को देखकर बोले, अरे पापा, सुबह सुबह आप यहाँ। मेरे ससुर ने इन्हें बता दिया कि मैं तुम्हारी बीवी को ये लाल दुपट्टा देने आया था। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। उमर बोले, पापा की बात मानना और पूरे दिन ये पहन कर रखना। मैं उमर से कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे पापा की चुमने वाली बात पसंद नहीं आई, लेकिन मैं चुप रही। इसी तरह मेरी शादी को 3 दिन गुजर गए। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने ससुर की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती। हर वक्त मेरे आस पास रहते, मुझसे बात करने की कोशिश करते, बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। अपने ससुर की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो जब मैं और उमर बहुत पास पास बैठे होते और उमर मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे होते तो मेरे ससुर आ जाते और उमर को हाथ पकड़ कर उठा देते और किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मुझे अपने ससुर की ये सारी बातें पसंद नहीं आती थी। अगर यही सब उमर करते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन उमर तो शादी के दूसरे दिन से ही अपने कामों में मसरूफ हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे इस घर से जुड़ने लगी थी। मेरे मन में कहीं एहसास होने लगा था कि ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। मैं पूरा मन लगाकर घर की साफ सफाई करती, इसका ध्यान रखती। एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर अपने कमरे की सफाई नहीं करने देते। वो हमेशा इसमें ताला लगा कर रखते थे। जब सोने जाते तभी ताला खोलते और अंदर जाकर सो जाते। मैंने एक दिन उमर से कहा कि तुम्हारे पापा कमरे में ताला क्यों लगा कर रखते हैं? मैं तो सोच रही थी कि पापा के कमरे की भी सफाई कर दूं। मेरी बात सुनकर उमर थोड़ा परेशान हो गए। कहने लगे कि मेरे पापा की ये पुरानी आदत है, वो अपने कमरे में किसी का जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने कभी मुझे अपने कमरे में नहीं आने दिया। तुम ऐसा करो, बाकी घर की साफ सफाई करो, पापा के कमरे को ऐसे ही रहने दो। हमारे घर में काम वाली भी आती थी, उसने भी मुझे बता रखा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई किसी को नहीं करने देते। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का रवैया वैसे ही था। वो अपने कमरे को हमेशा ताला लगा कर रखते। अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे लगता था कि जैसे कमरा बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होगा। हम रोज अपने घर को साफ करते हैं तब भी गंदा हो जाता है, और फिर पापा के कमरे की तो बरसों से सफाई नहीं हुई थी। मैंने यही बात उमर से कही तो उमर बोले, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो। ऐसा करो, एक बार पापा से बात कर लो, अगर वो कहते हैं तो कमरा साफ कर देना। अगले दिन मैं अपने ससुर के कमरे में चली आई। आज दरवाजा खोला हुआ था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। मेरे ससुर बेड पर बैठे हुए थे, मेरी तरफ उनकी पीठ थी। मैंने एक नजर पूरे कमरे में डाली। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरे कमरे में यहाँ से वहां तक औरतों के कपड़े पड़े हुए थे। मैं इसकी तरफ नजर गई तो वहां भी मेकअप का सामान और कुछ चूड़ियां वगैरह रखी गई थी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। मेरी सास को तो गुजरे हुए न जाने कितना वक्त हो गया था, फिर भला मेरे ससुर के कमरे में ही ये सामान क्या कर रहा था। मेरी आहट पर मेरे ससुर ने चौंक कर देखा। मुझे देखकर वो एकदम से डर गए थे और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलो, मैं भी बाहर ही चलता हूँ। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, चलो मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय बना दो। मैंने कहा, बाबा जी चाय तो काम वाली बना रही है, आप चलें चाय पी ले, तब तक मैं आपके कमरे की सफाई कर देती हूँ। देखे ना कितना गंदा हो रहा है। ये बात सुनकर तो मेरे ससुर और भी ज्यादा डर गए थे। वो जल्दी से बाहर निकल आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी बाहर ले आए और जल्दी से अपना दरवाजा बंद कर दिया। कहने लगे, अरे बहू, इस कमरे में साफ सफाई के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रोज अपने कमरे की सफाई कर लेता हूँ। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अब जब वो खुद ही कमरे की सफाई नहीं चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं बाहर आ
ही तब तक काम वाली चाय बना कर ले आई थी। मैंने चाय पी और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मेरी दोस्त मारिया का फोन आया। कहने लगी, आयशा मुझे तो लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो तुम्हारे शौहर की तीनों बीवियां आखिर कहाँ गईं। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ से आई थी और कहाँ गई। जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर तुम्हारा ससुर लड़कियों का बिजनेस करता है, तभी तो तुम्हारा ससुर इतना पैसे वाला है। मारिया की बात सुनकर मुझे भी लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर मेरे ससुर के कमरे में कुछ ऐसा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। वो सारे कपड़े मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। सारे के सारे कपड़े लड़कियों के थे। जरूर कमरे में मेरे ससुर लड़कियों को बंद करके रखते हैं, इनके साथ पहले गलत काम करते हैं और फिर इन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में आना था कि मेरा पूरा जिस्म काम किया। अगर ऐसा ही था तो फिर मैं इस घर में ना रहती। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर की सच्चाई जान कर रहूंगी, और अगर मेरे ससुर कुछ गलत काम करते होंगे तो मैं खुद ही इन्हें पुलिस से अरेस्ट करवाऊंगी। मैं अपने ससुर पर निगाह रखने लगी थी। एक रात जब पानी लेने बाहर आए तो मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल धक से रह गया। जरूर मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की है। मैं जल्दी से अपने ससुर के कमरे के पास गई। अंदर झांक कर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लड़की के रोने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सोचा कि कहीं मेरे ससुर गुस्सा ना हो जाए और कहीं वो मेरी उम्र से शिकायत ना लगा दे। बहुत देर तक मैं कान लगाकर सुनती रही कि लड़की की आवाज दोबारा आती है या नहीं, लेकिन अब लड़की की आवाज नहीं आ रही थी। मेरे ससुर ने भी अब कमरे की लाइट बंद कर ली थी। मैं भी अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे सुकून से नींद नहीं आई। उमर से भी कुछ कह नहीं सकती थी, वरना उमर कहते कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह मेरे पापा पर इल्जाम लगाने लगी हो। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी कि तभी गर्म तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ चल गया। मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख को सुनते ही मेरे ससुर भागते हुए किचन में आए थे। मुझे दर्द से तड़पते देखकर वो जल्दी से मेरे पास आए और मेरा हाथ देखने लगे। मेरे ससुर उस वक्त मेरे इतने करीब थे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपने ससुर से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वो नहीं माने। वो मुझे किचन से बाहर ले आए। डाइनिंग रूम में बिठाकर वो जल्दी से बर्फ लेकर आए और वहीं सोफे पर मेरे बिल्कुल करीब होकर बैठ गए और मेरे हाथ पर बर्फ लगाने लगे। मुझे घुटन का एहसास होने लगा। ससुर और बहू के बीच में एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो दूरी मेरे ससुर ने मिटा दी थी। वो मेरे बहुत करीब थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज लगाते रह गए। अपने ससुर की ये सब हरकतें मुझे बहुत गलत लग रही थी, लेकिन उमर से कैसे कहती। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर के ऊपर पूरी नजर रखे हुए थी कि मुझे कुछ तो ऐसा मिले जो मैं उमर को दिखाकर उमर के पापा को गलत साबित कर सकूं। लेकिन अभी तक मेरे हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था। एक दिन उमर को घर आने में बहुत देर हो गई। वैसे तो रात को 9 बजे तक घर वापस आ जाते थे, लेकिन आज 11 बजने वाले थे और उमर अभी तक नहीं आए थे। वैसे तो उमर के पास दूसरी चाबी थी, वो गेट खोलकर खुद ही घर के अंदर आ सकते थे, लेकिन मैं फिर भी उमर का इंतजार कर रही थी और उमर का इंतजार करते हुए मैं बाहर टहल रही थी। मेरे ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। इनके कमरे की लाइट चल रही थी और तभी मैं चौंक गई। मुझे अपने ससुर के कमरे से फिर किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। पहले तो रोने की आवाज हल्की थी, कुछ देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे ससुर के कमरे में कोई लड़की थी और वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं और नहीं रुक सकती थी। मैंने जोर जोर से अपने ससुर के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ, लड़की की दबी दबी सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। जब मेरे ससुर ने दरवाजा नहीं खोला, फिर मैंने खिड़की पर एक जोरदार धक्का दिया तो खिड़की खुल गई। सामने एक लड़की अपना मुंह घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं जल्दी से खिड़की से कूद कर अंदर गई। इतनी देर में उमर ही अंदर आ गए थे। जब उन्होंने मुझे मेरे ससुर के कमरे में खिड़की के रास्ते जाते देखा तो वो भी मेरे ससुर के कमरे की तरफ चले आए। तब तक मैंने अंदर जाकर कमरे का दरवाजा खोल दिया था। मेरे ससुर कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो लड़की अभी अपना सर घुटनों में छुपाए रो रही थी। उमर अपने सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए थे। जल्दी से उस लड़की के पास गए और उसको दिलासा देने लगे, लेकिन जब उस लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ऊपर उठाया तो मेरे और उमर के सर पर आसमान गिर पड़ा। वो कोई लड़की नहीं बल्कि वो तो मेरे ससुर थे, जो खुद लड़की के मेकअप में थे। शादी का जोड़ा पहन रखा था, खुद को ऐसे तैयार कर रखा था कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो, और लड़की की आवाज निकालते हुए कुछ बोल रही थी और रो भी रही थी। ऐसे सिसक सिसक कर रो रही थी जैसे उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो चुका हो, जैसे किसी ने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो। अपने पापा को इस तरह बलक बलक कर रोता देखकर उमर की आंखों में भी आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने पापा के पास गए, उन्हें चुप कराया। इतनी देर में मेरे ससुर बेहोश हो चुके थे। उमर जल्दी से इन्हें लेकर अस्पताल
अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, किसी बात का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और फिर उमर ने मुझे एक बरसों पुरानी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उमर ने बताया कि हम 2 बहन भाई थे। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी थी। मेरी माँ हम दोनों बहन भाइयों को छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरे पापा ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था, हमारी वजह से दूसरी शादी भी नहीं की थी। धीरे धीरे हम दोनों बहन भाई बड़े हो गए और फिर मेरी बहन का रिश्ता भी हो गया। मेरी बहन की शादी होने वाली थी। उस रात मेरी बहन दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी बारात आने वाली थी, तभी कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वो शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छुपने के लिए आए थे। वो 6 डाकू थे और मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उस वक्त मेरे पापा मेरी बहन के पास ही बैठे हुए थे, इससे कुछ बातें कर रहे थे और पापा को लगा कि मेरी बेटी अब जाने वाली है, इसलिए इसके साथ आखिरी वक्त को यादगार बनाना चाहते थे कि तभी उसी वक्त डाकू कमरे में घुस आए। डाकू ने मेरे पापा को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन बाहर गानों की इतनी आवाज थी कि किसी ने मेरी बहन और पापा की चीखों की आवाज नहीं सुनी। वो डाकू अपनी मनमानी करके और मेरी बहन की जिंदगी खराब करके चले गए थे। जब मेरे पापा ने अपनी बेटी की उजड़ी हुई हालत देखी तो उस वक्त उनका दिमागी हालत बिगड़ गया। वो चीखे मारकर बेहोश हो गए थे। किसी भी बाप के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है कि उसकी बेटी की इज्जत उसकी आंखों के सामने खराब हो। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन मेरी बहन को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे पापा कुछ नॉर्मल तो हो गए, लेकिन मेरी बहन वाले हादसे ने उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर किया था। धीरे धीरे दिमागी मरीज बन चुके थे। मैं अपने पापा को कभी दुखी नहीं कर सकता था। इनकी सारी बातें मानता था। उम्र की बात सुनकर सारी बातें सुलझ चुकी थी। मेरे ससुर गलत नहीं थे। मेरे ससुर जब भी मेरे करीब आते थे तो वो मुझे अपनी बेटी के रूप में देखते थे। इन्हें अपनी मरी हुई बेटी मुझ में दिखाई देती थी। मेरी तीनों सौतनों के साथ ही शायद मेरे ससुर का यही रवैया रहा होगा और मेरी तीनों सौतनों ने मेरे ससुर की इस रवैये का गलत रंग दिया होगा। जैसे कि एक बार मेरे मन में भी गलत ख्याल आया था, लेकिन मेरे ससुर का इरादा गलत नहीं था। इन्हें अपनी बहू में अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए वो अपनी बहू के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश करते और उसको बहुत प्यार करते और कभी कभी तो अपने बेटे उमर को भी डाकू समझने लगते थे, इसलिए वो उमर को भी अपनी बहू के पास से हटा देते थे। ऐसा करके वो अपनी बेटी की हिफाजत करते थे। जब उमर को सारी सच्चाई पता चली तो उमर को भी बहुत अफसोस हुआ था। उमर ने मुझसे कहा कि मैंने इन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। काश मुझे पहले से सच्चाई पता होती तो इन तीनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मैं पहले से अपने पापा का इलाज करवाता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। अगर तुम उस रात हिम्मत ना दिखाती और खिड़की से कूदकर अंदर ना जाती तो यह हकीकत कभी खुलकर सामने नहीं आती। अब एक अच्छे अस्पताल में मेरे ससुर का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उम्मीद दिलाई है कि मेरे ससुर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।